बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची से कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप जानते हैं कि इस वक्त हम जियो की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और आज हम बात करेंगे अपने कुछ ऐसे मेहमानों के साथ जो कि कराची से कौमी असम्बली के मुख्तलिफ़ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक मेहमान जो है हमारे वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनसे पूछेंगे वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। मैं तारुफ़ कराऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और NA 242 कराची से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हसन साबिर साहब MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और हल्का NA 236 कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। पहले वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, फिर उन्होंने वापस ले लिए। तो गुफ्तगू का आगाज़ फिरदौस शमीम नकवी साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब। वालेकुम सलाम जी फिरदौस साहब, पहला सवाल यही है आपसे कि आपने कागज़ वागज़ जमा करवाए थे, फिर उसके बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो सवाल तो यही बनता है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? सर, इसलिए हुआ कि बाकायदा जो है एक क्लरिकल एरर हो गया था, लेकिन उसको वेरीफाई करवाने में और सही करवाने में टाइम ऐसा निकल गया इससे कि हमारी कम्युनिकेशन विद आवर चेयरमैन वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं NA जो पुराना हल्का था जिससे मैं पहली लड़ा था PS का, वो अब 2 हिस्सों में बट गई NA। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली आलमगीर और मैं दोनों ने एक ही हल्के पे कागजात नामजद किए, फिर आलमगीर जिसको जो है उसके कागजात रिजेक्ट हो गए और मैंने मेरा दूसरा हल्का जो था वो फेडरल बी एरिया का था, मैंने विड्रॉ कर लिया। मेरा प्रेफर्ड हल्का NA 236 था जो खान साहब से अप्रूव होकर लिस्ट आई, उस पर 237 लिखा था। 237 में मैंने कागजात दाखिल ही नहीं किए थे। अच्छा। सो दिस वाज अ कंफ्यूजन व्हिच रिजल्टेड इन माय नॉट कंटेस्टिंग। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है तो उसमें वोटर्स टर्नआउट कितना होगा? ख़ास तौर पे आपकी पार्टी का वोटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर देखिए, मसला ये है कि मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस अज़म को किए बैठे हुए है जो स्लोगन हमने दिया है, जुल्म का बदला वोट से। अच्छा। जब 16 अप्रैल को बेतहाशा पाकिस्तानी निकले थे इमरान खान को वजारत उज़्मा के हटाने पर, जो कि पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम हुई थी, आमतौर पर मिठाइयाँ बंटती हैं, और उसके बाद इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान का इन द करंट एरा एंड एज, जिधर सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, जिधर नाम लेने की पाबंदी थी, तस्वीर दिखाने की पाबंदी थी, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तो पाकिस्तान के बाशऊर शहरी ये समझ गए कि कोई ना कोई तो बात ऐसी है इमरान खान से में जो भाई सब खौफजदा है। ठीक है। 16 जब ने मिल के हटाया था, फिर हमें तो सिलेक्टेड के कहा था कि पुअर परफॉर्मेंस, बट द 16 मंथ्स उसने तो हमें जैसे कहते हैं सुरखरू कर दिया कि हम पहली दफा 3 साल हुकूमत में जो रहे और जो कुछ हमने उसमें अचीव किया और जो 16 की हुकूमत में जो एक्सपीरियंस लोगों ने अचीव किया, तो हमारे जितने गुनाह थे वो भी धुल गए। चलें, तो अच्छा, तो अब आप हमारे साथ ही रहिए, हम हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। कादर मंदोखेल साहब, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि 8 फरवरी को वोटर्स टर्नआउट कितना होगा? आपको क्या एक्सपेक्टेशन? बहुत ज़्यादा तो नहीं, उसकी वजह महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से या लोगों के माशी सूरत-ए-हाल ख़राब होने की वजह से टर्नआउट कम होगा, क्योंकि इलेक्शन लग नहीं रहा है। जो अगर इलाके की सूरत-ए-हाल या कराची का हम देख रहे, जिस तरह एक गहमा गहमी और इस तरह पोस्टर बैनर वो सारी चीज़ें तो थी, वो तो तकरीबन नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि पोस्टर बैनर तो जो हमने भी लगाए थे, बाकी पार्टियों ने भी लगाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने सबको हटा दिया है। जो केमाड़ी के गेट है बल्दिया का, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों ने लगाए, तो मज़े की बात यह कि वो सब जो हटा दिए, हटाने के बाद अगले दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चारों तरफ से घेर लिए। आज 1 हफ़्ता हो गया, रोज़ मैं डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन को लेकर हूँ, कोई जवाब नहीं है। तो यूँ हो जो जगह थी उन्हें भी घेर ली है, तो शायद पोस्टर की वजह से। अब हसन साबिर साहब, आप इसका भी जवाब दे दें जो इन्होंने एतराज़ किया, लेकिन पहले ये बताएं क्या नज़र आ रहा है कि वोटर टर्नआउट कितना होगा 8 फरवरी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान में वैसे भी जो टर्नआउट है वो हमेशा से कम ही रहा है
और कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमारा जो टर्न आउट है वो 80% 70% पर जाए। हम 40 बिलो 40 टर्न आउट के ऊपर ही हम अपना जो है वो सारा हुकूमती निज़ाम चलाते हैं। उसमें से भी जो 15 to 20% वोट लेती है जमात, वो वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेती है। तो एक बड़ा सेटबैक है। इस दफ़ा भी इसी तरह से नज़र आ रहा है, बट शायद वो 30% के अंदर ही टर्न आउट होगा पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि वो जो सियासी गहमा गहमी 30% से नीचे होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो गहमा गहमी जो एक्चुअली नज़र आया करती है वो नहीं है, वो कराची में भी नहीं नज़र आ रही। उस तरह से मुतहरिक नहीं हुई हैं सियासी जमातें बशमूल MQM ने यह किया कि पिछले 4 माह से अपनी इलेक्शन कैंपेन ड्राइव तो किया है, लेकिन उसको बहुत सारे महाजों पर लड़ना पड़ता है। आपको पता है कराची में MQM इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन दीगर सियासी जमातें MQM से लड़ रही हैं। वो सियासी जमातें ये शायद अभी तक तय नहीं कर पाएंगे उनको इलेक्शन लड़ना या हमसे लड़ना है। तो वह सबका जो फोकस है वो MQM से लड़ना रह गया है। यहाँ अगर देखें पूरे पाकिस्तान में कहीं कैजुअल्टीज़ नहीं हुई इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन MQM की कैजुअल्टीज़ 6 हो चुकी है अब तक इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। तो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। हमने हमारा वोटर, अगर आप कहेंगे तो हमारा वोटर तो भरपूर चार्ज है, वो निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी वो कोशिश है कि जो हमारे जो वोटर एरियाज़ हैं उसमें हम अपना 80 to 90% ज़रूर देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कम है। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, कादर मंदो खेल साहब और हसान साबिर साहब का ख्याल है कि इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं होगा, 30% के करीब रहेगा। तो अगर ये 30% तक रहता है तो इसका जो आपकी पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये उनको नुकसान नहीं होगा इसका? आपकी सही, लेकिन मैं इनकी एनालिसिस से एग्री नहीं करता। अच्छा, देखिए, जितना पोलराइज ये इलेक्शन हो चुका है, लोगों ने ये अज़म किया हुआ है कि अब के वोट के जरिए ही हमने तब्दील करना है निज़ाम, तो लोग निकलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इंडिकेशन आपको पंजाब, आपकी खुद भी ऑब्जर्वेशन थी एक टीवी शो में, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि पंजाब के इलेक्शन ने साबित किया कि लोग पुरअज़म हैं इस बात के लिए कि हमने बदलना है निज़ाम को और वोट के जरिए बदलना है। तो ये इन सब की दुआ यही है कि लोअर टर्नआउट होगा तो PTI हार जाएगी, हायर टर्नआउट होगा तो PTI जीत जाएगी। ये जो इलेक्शन में गहमा गहमी नहीं नजर आ रही, ये वाजे कर रही है इस बात को कि अवाम जो हैं वो PTI के साथ खड़ा, वो न किसी जमात के साथ नजर आते हैं। और इन सब जमातों का कोई भी आप पास परफॉर्मेंस देख लीजिए, बशमूल MQM, PPP, PMLN, तो आपको नजर आ जाएगा। आप क्योंकि कराची में बैठे हुए हैं, तो परसों तरसों ही बारिश हुई है। अगर वो नाले जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची डेवलपमेंट पैकेज के जरिए ना बनवाए होते तो 2020 वाला और 22 वाला हशर हो जाता। पूरे कराची को इस लिहाज से एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो जो कराची के 5 बड़े नाले बनवाए की है, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अच्छा, चलें जरा इस पे जरा कादर मंदो खेल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। कादर मंदो खेल साहब, एक बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो 2-3 दिन बारिश हुई कराची में, इसका पीपल्स नुकसान। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब ज़रा मंजर-ए-आम पे आ जाए। जो कल बारिश हुई है, मेरा बल्दिया टाउन पानी से डूब गया, और डूब गया उस वक्त हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मुझ समेत सारे मैदान पे थे। 2 घंटे के बाद ये हब रोड जो बलूचिस्तान को जा रहे वो क्लियर हो गया। और मैं आपको ज़बानी बात नहीं करूँ, मेरे सोशल मीडिया पे देख ले, उससे पहले का और उसके बाद, तो पूरा तरह मेयर कराची, हमारे काउंसलर, हमारे चेयरमैन मैदान पे थे। तो नकवी साहब को बता दी, जो आपने नाले बनाए थे वो तो आपने उसी तरह चंदा लेके आपकी जो वज़ीर साहब थे कर रहे थे वो तो अधूरे में छोड़ दिए, फिर उसके बाद NDMA ने कर दिया है। तो आपने तो उसको भी शौकत खानम अस्पताल समझ के उसके लिए भी चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो कि आप नाकाम हो गए, आपने बीच में छोड़ दिया। तो ये बता दें कि वो फाकी वज़ीर क्या नाम थे उनके, वो मैं अपने बारी पे बताऊं, शिपिंग वाले, उसको वो तो बीच में छोड़ अली ज़ैदी साहब, वो तो अब PTI में नहीं है। नहीं, ये जो उस वक्त नाली की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी बना रहे हैं, अच्छा, उस वक्त की बात कर रहे हैं। हसान साबिर साहब, ये क्या जो बारिश हुई है कराची में, इसका किसी पार्टी को फ़ायदा या नुकसान होगा? हामिद साहब, फिरदौस साहब ने कहा 5 नाले बनाए, 5 नालों के नाम भी नहीं जानते होंगे। 5 नाले कोई इन्होंने नहीं बनाए, ये नाले आज से 60 साल
65 साल पहले बन चुके। कोरंगी नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला ये बने हुए हैं। इन्होंने जिम्मा उठाया था जो 2020 में अर्बन फ्लडिंग हुई थी, तो इनके मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये हम सारे नाले साफ़ करा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कराची वालों से पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था कि चंदा जमा करें और NLC के ज़रिए हम नाले साफ़ करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक अभी मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं कि मेयर उतर गए, UC के चेयरमैन उतर गए, उतरने से तो मसला हल नहीं होगा। इनके पास 2020 से जो आज मेयर साहब हैं वो 2020 में एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे इस शहर के, और 2020 से लेके 22 तक उन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इस शहर को चलाया। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत में उन्होंने शहर को चलाया तो उस वक्त की कारकर्दगी को भी उठा के इसी मेयर की कारकर्दगी से जोड़े। होनी नहीं चाहिए ये सारे जो सिलसिले हैं। अगर नाले बंद हो रहे हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही है, सीवरेज का निज़ाम नहीं बन रहा है, लोगों के घर तबाह हो गए, बिजनेस तबाह हो गए, बिल्डिंग्स के अंदर पानी चला गया। सर यहाँ बहुत बुरी हालत हुई है। लेकिन ये कह देना कि बारिश हुई तो उतर गए, बारिश होने से पहले क्या कर रहे थे, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या थी? जब इनको मालूम था कि बारिश हो, महकमे मौसमियात ने इतला दी हुई थी, ऐसा नहीं कि सबके पास था, सबके पास इंफॉर्मेशन थी कि हो सकती है बारिश। जब बारिश हो सकती है तो उससे पहले वाली सिचुएशन कंट्रोल करनी चाहिए थी। लेकिन मेयर का ये काम नहीं है कि बारिश हो जाएगी तो फिर वो फील्ड पर उतरेंगे और UC के चेयरमैन फील्ड पर उतरेंगे और अपना काम करेंगे। आई एम सॉरी टू से कि लेकिन कारकर्दगी 15 साल में आज तक ठीक नहीं सर। 15 साल से तवातुर से सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की 2008 से लेके 23 तक, अगर आज भी अपना प्रोडक्ट ये क्या मार्केट में ले जाएंगे कि मैं आइंदा 5 सालों में बदल दूंगा शहर को। तो इस पर कुछ छोटा सा जवाब दे दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे कराची, उस वक्त जब फ्लड आया था तो 200 लोग जान से गए और मेन शारा फैसल एक हफ्ता बंद था। ये भी रिकॉर्ड कैसा है, डॉन की रिपोर्टिंग है, कल के देख लो उसमें। दूसरी बात ये कि 15 साल हमें गिनवा रहे हैं, 15 साल में आधे से ज़्यादा तो ये हमारे साथ एहतियाती थे, और 35 साल जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा रहे, 14 साल गवर्नर रहे। ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब सिंध की 22,000 अरब गिनवा रहे हैं, तो ज़रा पंजाब, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान की भी बता दें। और इस 22,000 में आधे तो ये 7 है। और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे 3 खरब जब उसके पास आ गए, वो 3 खरब खा गए। वो मलेशिया में जायदाद नहीं बनाता। मंदोखेल साहब आप इन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी जो गवर्नर है उनका ताल्लुक इनकी पार्टी से। तो वो आपकी पार्टी ने लगवाया? नहीं, हमारी पार्टी ने कोई नहीं लगाया। नहीं, वो आसिफ जरदारी साहब ने लगवाया। नहीं, आसिफ जरदारी साहब लगाए तो हमारे खिलाफ जो बोल रहे पर हमारे लगा, हमारा लगाया बंदा ऐसे ही होता है। अब हमारे खिलाफ एक मेयर, एक गवर्नर का क्या काम है जो बाकायदा हुकूमत पे तंकीद करे? भाई आपका काम है वफाकी नुमाइंदे हो, आप इनका वर्कर न बने। मेरा छोटा सा जवाब ले लीजिएगा। इन्होंने इतनी तकरीर कर दी मुस्तफ़ा कमाल ने ही इस शहर को 2005 से 2010 में बनाया। 3 खरब नहीं सर, 3 अरब में लोकल गवर्नमेंट की सैलरीज भी शामिल थी। 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में ये शामिल हुआ। बेस्ट मेयर का अवार्ड दिया यार। मंदोखेल साहब मुझे बात कर लें। 22,000 आपकी बजट बुक में लिखें। आपकी बजट बुक में लिखा है कि 2300 अरब रुपए आपने एजुकेशन सेक्टर में खर्च किए सिंध के अंदर। सिंध हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन के अंदर लिखा हुआ है कि 49,800 घोस्ट स्कूल है सिंध के, जिसमें 42,300 घोस्ट स्कूल है सर इस सिंध के अंदर। 70 लाख बच्चा सिंध के अंदर स्कूल से बाहर है जिसकी स्कूल जाने की उम्र है। इनके ऊपर क्यों नहीं आर्टिकल 6 लगता जब आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 25A के अंदर कि 5 से 15 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो सिंध के अंदर क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, अभी बात की गई है जी कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं इनको कराची के 5 नालों के नाम नहीं आते। तो फिरदौस साहब, ये वैसे सवाल जो है तो बड़ा सादा सा, लेकिन वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड दैट? आप 5 नालों के नाम बता सकते हैं? रिस्पॉन्ड करता हूं और सारे कर लूंगा, इसमें ऐसा इशू नहीं है। पहली चीज ये अली जैदी वाले वॉलंटियर स्कीम ऑफ गार्बेज क्लीनिंग नहीं है, ये रीमॉडलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नाला है। ठीक है जी। औरंगी नाला, लियारी नाला, महमूदाबाद नाला, ये 3 बड़े नालों की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग की गई, जिसके ऊपर बेतहाशा सिर्फ ये नहीं कि नाला बनाया गया, उसके लेफ्ट एंड राइट के ऊपर मकानों को भी हटाया गया कि वहां से जो है उनको सफाई की जा सके। और जो उसके अंदर सीवरेज डल रही थी, वो सीवरेज के सारे पाइप्स को डिस्कनेक्ट करके रिले किया गया। और इसके ऊपर अकेले पे ऊपर जो है वह नालों के ऊपर रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन पे 134 अरब रुपए मख्तस किए गए। 1100 अरब का पैकेज था, जिसमें से 705 अरब रुपए वफाक ने किए थे मख्तस, जो कि 3 साल के ऊपर खर्च होने थे। और उसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जो थे उसके अंदर ये नाले थे, K4 की लाइन थी, जिस वक्त हमारे अंडर थी, हमने वापडा को ट्रांसफर कराया, रीडिजाइन कराया, और जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया था उसने सितंबर 2023 की कंप्लीशन डेट दी थी। जब से खुर्शीद शाह साहब ने हुकूमत में वापडा का महकमा संभाला,
तो उन्हीं ने उसके पेमेंट रोके, जिसकी वजह से वो डिले हुआ। ये आप क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे यकीन रखते हैं, देख लीजिए। इसी तरीके से हमारे जो अगली मेजर प्रोजेक्ट था वो था आपकी सीवरेज सिस्टम का। दो सीवरेज के सिस्टम्स के जो थे उनको सही करना था हमने, बाकी सिंध हुकूमत ने अपने 400। चले हमें अभी वो ये दूसरी बहस में चले गए हैं, हम इलेक्शन की तरफ वापस आते हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ इंतखाबी निशानत पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि हर हल्के में जो आपका वोटर है उसको पता हो कि आपका जो उम्मीदवार है उसका निशान क्या है? ये देखिए, यहाँ 2-3 चीजें हैं। निशान की हमारी कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया के लिए भी चल रही है। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए हर कराची के वोटर को वोटर पर्ची पहुंचाई जा रही है। इससे कि हमारे वर्कर्स को सड़क पे नहीं निकलने दे रहे, लेकिन ये डिजिटल कैंपेनिंग को नहीं रोक पा रहे। हमने अपने हर उसका सिंबल। फिर आती है बात कि आपके कैंडिडेट्स कैसे रुकेंगे। हमारे कैंडिडेट्स से सबसे हमने हल्फ लिया, एफिडेविट लिया है, और इंशाल्लाह 8 तारीख को हम उनको वो जमात भी बता देंगे जिसमें उन्हें शामिल होना है। अच्छा, आपने एक जमात सिलेक्ट कर ली है, आप उस जमात में उनको शामिल होने का कह देंगे? जी सर, और वो अपने एफिडेविट के लिहाज से सबने वादा किया है कि वो जमात होगी जो कि ना पीपीपी के साथ कोई अलायंस करेगी, ना पीएमएल-एन के साथ करेगी, ना वो पीपी में जाएंगे, ना वो पीएमएल-एन में जाएंगे। अब अगर इसके बावजूद कोई आदमी जा रहा है तो वो अपनी आखिरत के लिए खुद जिम्मेदार है। इससे कि कुरान पे हल्फ लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, हमने अपने जो है सबसे जो है ये अहद लिया है, इसलिए कि आपको पता है कि इस माहौल के अंदर हमारे बड़े बड़े जो कमिटेड पॉलिटिकल है, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, अली अवान, ऑन बपी, कितना टॉर्चर किया गया और उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए। इन लोगों को शर्म नहीं है, ये किसी को भी जमहूरियत की बात करते हैं। ये जो आपने बात की है, ये जो आपने बात की है, मैं इसमें चाहूँगा कादर मंदोखेल साहब आप हमें बताएं कि बिलावल साहब को कह रहे हैं कि जी जो पीटीआई वाले हैं वो अपना वोट ज़ाया ना करें, वो पीपल्स पार्टी को वोट डालें, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार आएंगे हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो फिरदौस नकवी साहब बता रहे हैं कि उनसे तो इन्होंने हल्फिया बयान ले लिया कि आपने ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है ना मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना है। उसको मैं क्या करूँगा, इनके 242 के जो कैंडिडेट है उनके पूरे ख़ानदान ने कल 5 बजे मेरे हिमायत का ऐलान कर दिए उसके सामने, इनके अन्य 242 कैंडिडेट का। तो इनकी कैंडिडेट का अभी से ये हाल है, अभी से वो इधर उधर भाग रहे क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होती है। ऐसी हवा में उन्हें टिकट क्या वो इलेक्शन लड़ने के काबिल इसलिए नहीं होती कि पकड़ धकड़ हो रही है? कोई नहीं, कैंप चल रहा है। आज भी NA 249 बल्दिया टाउन में मैं पूरे इलाके में जन कई कैंप लगाए, कई ऑफिस खोले। फिर दोस्त शमीन नकवी साहब मेरे साथ चले, मैं आपको जगह बताऊं, UC2 में, 3 में, 4 में, हर UC में इनके दफ्तर चल रहा है। मगर उसके बावजूद उसका कैंडिडेट जो है ना, उसकी पूरे फैमिली ने मेरे साथ मेरी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तमाम पश्तून, 70% पश्तून आबादी है मेरे इलाके में, वो सारी हिमायत के लिए जितनी भी आबादी है। जो इसके अलावा मैं ये समझ रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेरे साथ है, मैं उसके सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब है जिसने कहा अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, जिसने कहा खालिद मकबूल सिंह रॉ का एजेंट है, जिसने कहा आज उसी के प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, आज उसी के प्रथम चले रहे हैं। पहले आपने बात की, फिरदौस साहब जरा इसका जवाब देते हैं जो मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि आपका तो कैंडिडेट ही। मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं उनसे ये बताइए, पूछे कि इनके सिंध हुकूमत जो का केयर टेकर सेटअप है उसके DC ने पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट के कितनी परमिशन दी हैं जलसों की, कॉर्नर मीटिंग्स की, रैलीज की? सिफर PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। ये है इलेक्शन कैंपेन कराची शहर के अंदर। आपका जो कैंडिडेट है 242 में वो विड्रॉ कर गया, उसका भी देखिए क्या बात कह रहे हैं। उनके खानदान ने हिस्सा ले लिया था, सबने। मिस्टर जरदारी जर के पुजारी हैं, खरीद लिया खानदान वालों के, लेकिन कैंडिडेट नहीं हिला। अच्छा, कैंडिडेट नहीं हिला। दाद दीजिए आप उस कैंडिडेट को, पूरा खानदान। अगर ये कहते कि वो कैंडिडेट बिगेडेट तो बात होती। बात ये है उसके
अगर जीतेगा तो कैंडिडेट ने वोट देना है, वजीर आजम को उसके खानदान ने नहीं देना। ले लीजिए आप सारे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो अभी तक खड़ा है, आप कह रहे हैं कैंडिडेट खड़ा है, पाकिस्तान का हमारे पास है, आप एक खानदान को लेके हंसते रहिए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कैंडिडेट ने विड्रॉ नहीं किया, उसके खानदान ने किया है। ये उनके खानदान ने उसको खड़ा किए और खान खींच। नंबर एक बात। दूसरा ये करे, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ है, मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन कमीशन ने को लेटर लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर कमाड़ी जो ना वो जो ना मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिमायत कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रिटर्न। तो ये कौन से डिप्टी कमिश्नर बार बार मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ जा रहे हैं, लीजिएगा ये बार बार। नहीं नहीं, मैं लेटर इशू है, वो है मीडिया के इशू। आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। कराची के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कल रात को एक लंदन से लिस्ट जारी की गई है और जिसमें कि कराची के मुख्तलिफ हलकों के कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके नाम हैं, तस्वीर हैं और उनके इंतखाबी निशानात हैं। तो हसन साबिर साहब, इसका आपको कोई नुकसान होगा? सर, आपकी इजाज़त पहले अगर आप याद है मैं मंदो खिल साहब की बात का जवाब दे दूँ, जो इससे पहले वो तवातुर के साथ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई के मुतालिक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इनके हवास पर तारी हो गए मुस्तफ़ा कमाल। जिस तरह से MQM की वहाँ कैंपेन चल रही, जिस तरह से वहाँ लोग जुड़े हुए हैं, ये जितनी बातें कर रहे हैं इनके हवास पर तारी, क्योंकि कोई मेजॉरिटी उन्होंने वोट नहीं लिया था। बाई इलेक्शन में ये जीते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हैं। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त एक स्प्लिट मैंडेट था, सुन ले बात को, एक स्प्लिट मैंडेट था उस वक्त। MQM और PSP का मैंडेट को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उस वक्त भी रिजल्ट था। अगर ये बाई इलेक्शन में उस वक्त भी हार सकते थे, लेकिन इन्होंने, मैं वहाँ मौजूद था, ये इन्होंने पोलिंग स्टेशन कैप्चर किए हुए थे, पुलिस की नफरी लगाई, नफरी थी, अंदर ठप्पा माफिया अंदर बिठाया हुआ था। ये करप्ट टोले हैं सारे के सारे, इन्होंने पूरे सिंध का ये हाल किया है। आपने बल्दियाती इलेक्शंस में देखा है कि किस तरह से वहाँ डाकू जो है वो बैलेट बॉक्स से उठा के ले गए, ठप्पा लगाते रहे और जाके रिजल्ट जमा कराए। ये बदतरीन सिचुएशन सिंध के अंदर है, वही कराची में करने जा रहे हैं। इस बात पे अगर देखेंगे, ये जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है सारी पीपल्स पार्टी की लगाई हुई है। हम सबके ऑब्जेक्शंस कर चुके हैं, उसके बावजूद वो उनमें से किसी को नहीं तब्दील भी नहीं किया जाता। SHOs इनके लगाए हुए हैं, पुलिस हमारी रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करती, कमिश्नर इनका लगाया हुआ, सारी चीज़ें इनका और इनके कंट्रोल में चल रही। इवन ये कि चीफ मिनिस्टर सिंध भी इनका लगाए हुए हैं। तो हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं। हमें तो जितनी दुश्वारियाँ हैं, ये तो बिल्कुल जिस तरह से ये कैंपेन को अपने ड्राइव कर रहे हैं, ये लोगों पर इल्ज़ाम, क्योंकि इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। इनकी 15 साल की करप्शन को छुपाने का तरीका इनके पास यही है कि ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये फलाना करता रहे, फलाना करता रहे। भाई आपके पास सबूत है, जाके अदालत में खड़े हो जाए, प्रूव करें जाके। मैं दूसरी वाली बात आपके जवाब दे देता हूँ सर, कि उन्होंने अगर किया होगा तो कोई इंडिपेंडेंट हैसियत में दाखिल किए होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराए होंगे, वो एक्सेप्ट हुए होंगे। नहीं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका इंतखाबी निशान A है, A। वो लिस्ट उन्होंने जमा कराई, डेफिनेटली उनको इलेक्शन कमीशन ने कोई ना कोई सिंबल्स भी अलॉट किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट उनके कोई ना कोई पहचान वहाँ होगी डेफिनेटली। लेकिन हमें कोई शहर के अंदर कैंपेन एक्चुअली नज़र नहीं आई, ना उनका कहीं से हमें कोई सपोर्टर नज़र आया, ना कोई वोटर नज़र आया, ना उनकी तरफ किसी का कोई रुझान है। MQM पाकिस्तान ग्राउंड पर है, मुसीबतें हम झेलते हैं, प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, यहाँ के रहने वालों के साथ जुड़े रहते हैं। वो एक अगर वहाँ से कोई आवाज़ लगा के किसी को नुमाइंदा बना के सच और झूठ पर मबनी को लेके आता है तो लोग मुस्तरद ही करेंगे। अगर कोई कैंपेन भी चल रही होगी, वो यहाँ के लोग नहीं हैं। अच्छा, ये खुशफहमी में है कि मेरे इलेक्शन में मुस्तफ़ा पे MQM आए थे 5वें नंबर पे, ये दोनों मिला के 17,000 वोट बनते और मेरे 16,000 पे मैं जीता था। उस वक्त मेरे पास 1 रुपए का काम नहीं था, आज मेरे पास अरबों रुपए के काम है। आज मैंने तरक्याती काम का जाल बिछा है, आज मैंने यूनिवर्सिटी वहाँ पे मंजूर करा, सब हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो MQM लंदन का इनकी कॉर्नर मीटिंग में अल्ताफ जिंदाबाद नारे लेके 22 लोगों को बंद कहीं भी नहीं लगा। मैंने उसी रात को वीडियो दिखाता हूं, उसी रात को मैंने रिया करा है। ना MQM लंदन तो उसके है खिलाफ, MQM पाकिस्तान इसके अगेंस्ट है। सारे लोग मुझसे राब्ते में। अगर मुस्तफ़ा साहब कमाल साहब जीता, मैं आपको दोबारा कहता हूँ, मैंने अगर इससे डबल वोट नहीं लिया तो कभी जिंदगी में इलेक्शन का नाम नहीं लेना। ये क्या वजह है कि कराची शहर में इंतखाबी मुहिम जो है उसमें हमें इतनी ज़ोर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद इधर बंदे जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं? तो कुछ आप तमाम बार उसमें कोई अनअनाउंस्ड कोई मुआहदा कर सकते हैं कि कम से कम कत्लो गारत रुक जाए? देखिए, आप अभी भी आज भी इनका नारा MQM का क्या है, मैं MQM या PSP पता नहीं मैं क्या कहूं, हामिद साहब ये रवैया MQM कहूं या PSP कहूं, आज सुनो दो रवैये, आज भी इनका नारा क्या है, हमारा शेर हमारा इख्तियार। भाई आपका कौन सा शेर है?
यहाँ पश्तून रहते हैं, हज़ारे रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सिंधी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी आज भी नफरत का नारा है उनका। और दूसरी बात ये है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की आप देखे पेज, वो हफ्ते में 2 कॉर्नर मीटिंग किए, मैं कल 14 मीटिंग कर चुका हूं, कल के दिन में 14 कर चुका हूँ। अच्छा फिर ये क्या लेंगे, ये लाशें गिनवाएंगे, मैं तरक्याती काम गिनाऊंगा, ये बत्ते की पर्चे गिनाएंगे, मैं सीवरेज और गैस की लाने गिनाऊंगा, ये माजी भी बोरी बन लाशें गिनवाएंगे। मैं क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में टेंशन कम नहीं होनी चाहिए कि कत्ल गारत ना हो? मुझे बाबा तो टेंशन कैसे कम होगी? जिस हल्के से मुस्तफ़ा कमाल साहब लड़ रहे हैं उसी हल्के में 259 लोग जिंदा जलाए गए 2 महीने पहले। मुस्तफ़ा कमाल साहब का हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं। इसका मीडिया में छोटा सा जवाब मीडिया में कहा, मैंने गुजारिश की कि इनके हवास पर तारी, इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये लगे रहेंगे अपनी, क्योंकि अपनी कैंपेन कर रहे हैं बेसिकली, आपके प्रोग्राम में बैठ के इस टाइम को ये अपनी कैंपेन में लगा रहे हैं, फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हामिद मीर के साथ मैंने अपनी कैंपेन चलाई है। मसला ये है कि इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। आपने सवाल पूछा कि टेंशन कम होगी, रवैया देखें आप क्या है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी 15 साल हुक्मरानी करके बड़े का दर्जा रखती है, अगर हुकूमत में रही है तो हुकूमत जो है रिसीविंग एंड पे होती है। नकवी साहब जरा छोटी सी बात बताइए कि कराची शहर जो टेंशन है, एक कशीदगी की फ़ज़ा है, इसको कम करने के लिए तजवीज़ पेश करेंगे आप? जी मैं बिल्कुल, बहुत सारी तजावीज़ है। एक तो ये जो कर्नल गलू से जुड़ी हुई जमातें हैं, जिनका जिन जो था बोतल में बड़ी मुश्किल से बंद किया, कि बड़े ऑपरेशंस के बाद बंद किया गया, सिर्फ पीटीआई की दुश्मनी में इस जिन को फिर निकाला गया और कर्नल गलू से जोड़ दिया। लेकिन पीटीआई भी तो किसी जमाने में जनरल गलू के साथ जुड़ी हुई थी ना? जी मेरे ख्याल से मैं माजी को डिस्कस करने में जाऊंगा तो मुस्तकबिल रह जाएगा। अच्छा, माजी है, तारीख है। आइए आज जब इलेक्शन की टेंशन कैसे कम करें? माजी की गलतियों को दोहरा के आप ये कहें कि मुस्तकबिल भी सही नहीं होगा तो ठीक है, आपका मतबा नजर हो सकता है, मेरा नहीं है। बिल्कुल अच्छा। कि देखिए ये जो लोग झूठ बोल के आते हैं, अब हम बेवकूफ नहीं है। अभी तक आपने जितनी बातें सुनी हैं हमारे हसन की, कहीं उसमें मुत्तहदा पाकिस्तान की बात हुई है? या ये फिर वही उर्दू बोलने वाले और लसानियत का फसाद फैलाने वाले बन सकते हैं? जो लोग फ़िरक़ावारियत और लसानियत पे यकीन रखते हैं उनका एक्सपोज करना लाजिम है। जिस शहर की पुलिस की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान बहाल करे, और उसके साथ 1984 से 88 से रेंजर्स का राज हो, जो कि आई थी ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस को, और कितने साल हो गए? 35 साल। और ये 15 साल से ये मुतवातिर हुकूमत में है, ये कोई हल एक अच्छी पुलिस फोर्स नहीं बना सके। अच्छा, तजवीज़ नहीं दे रहे आप भी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। हम 8 फरवरी के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात हमें यौम यकजहती कश्मीर पे भी करनी चाहिए। आप सब ये जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के साबिक सदर हैं नेल्सन मंडेला साहब, वो इसलिए बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने कई साल कैद काटी, यानी कि उन्होंने 27-28 साल कैद काटी। लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के एक हुर्रियत पसंद रहनुमा हैं डॉक्टर कासिम फख्तू, वो भारत की मुख्तलिफ जेलों में 32 साल गुजार चुके हैं। उनके 32 साल हो गए हैं, उन पर झूठे मुकदमात हैं और उन्होंने नेल्सन मंडेला का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो 5 फरवरी के हवाले से जो डॉक्टर कासिम फख्तू के बरखुरदार हैं, उनका नाम है अहमद बिन कासिम, उनका एक छोटा सा एक बयान है जिसमें वो बता रहे हैं अपने वालिद साहब के बारे में। चाहते हैं कि आप ज़रा सुनें। मेरा नाम अहमद बिन कासिम है और मेरा ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से। मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद कासिम कश्मीर के तवील तरीन सियासी कैदी हैं। 1993 से लेकर आज तक वो जेल में कैद हैं। उनकी उम्र 25 साल थी जब उन्हें जेल किया गया और आज उनकी उम्र 56 है। 5 फरवरी को वो जेल में अपने 31 साल यानी 31 ईयर्स कंप्लीट करेंगे। 1993 में मेरे वालिद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो एक कॉलोनियल लॉ है, इसके तहत जेल किया गया और जेल करने के बाद उन्हें शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया और इस टॉर्चर के दौरान उन्हें एक ब्लैंक पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया।
इस ब्लैंक पेपर को इंडियन स्टेट ने कन्फेशनल स्टेटमेंट में चेंज किया और इस कन्फेशनल स्टेटमेंट की बेसिस पर फादर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस को स्ट्रेच करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ बना दिया गया। ऐसी कई सारी स्टोरीज कश्मीर में मौजूद है। मेरी वालिदा सईदा आसिया, उन्होंने भी अपनी जिंदगी के 16 साल जेल में गुजारे हैं और आज वो एक कैद हैं और मेरे वालिद दूसरे जेल में कैद हैं, और दोनों इसीलिए जेल में हैं क्योंकि कश्मीर की जो लिबरेशन स्ट्रगल है वो उसका हिस्सा है। जी, ये थे अहमद बिन कासिम साहब। तो मंदोखेल साहब कराची की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि कराची में कश्मीरी वोटर भी हैं और उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, अगर आप बिल्कुल यकीनन बड़ी तादाद में है, मेरे हल्के में भी है, बाकी कराची में भी है। आपने भुट्टो साहब का वो जुमला तो याद होगा कश्मीर के बारे में। तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने मज़लूम कश्मीरियों का साथ दिए, उनके साथ जदोजहद की है। और फिर मैं अगर कबायली लोगों की बात करूँ कि कश्मीर की आज़ादी में कबायलियों का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि जदोजहद जो कश्मीर को फतह किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया भर में, या अगर OIC की मीटिंग हुई थी पहले तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में हुआ था, और उस वक्त से लेके आज तक मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने वो किरदार अदा नहीं किए जो कि हमारी कायदी ने अदा किया। हसन साहब सर, कश्मीर से मुतालिक मेरा और मेरी पार्टी का मानना है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी जो 2018 के बाद पॉलिसीज़ मुरतब की, उसके तहत कश्मीरों का हम साथ नहीं दे रहे शायद, और उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से वो साथ देना चाहिए। हमें हर फोरम पे आवाज़ उठाने की तो ज़रूरत है, लेकिन हमें डायलॉग की भी ज़रूरत है, पीस प्रोसेस की भी ज़रूरत है। ये हमारा जो प्रोसेस रुक गया है, इसके तहत कश्मीरों पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। एक 5 फरवरी मना लेने से, जो पिछली हुकूमत ने शायद एक फ्राइडे को 10 मिनट का सिग्नल पे लाइट बंद कर देने से एहतजाज किया था, इससे हुकूक नहीं मिलने वाले सर। इसके लिए हमें उस वक्त उस हुकूमत के साथ आप भी शामिल थे। हमने उस वक्त भी एहतजाज किया, हमने उस वक्त भी अपनी बात उस फोरम पे की है, हमने उस वक्त भी पार्लियामेंट में बात रखी, लेकिन ये एहतजाज नाकाफ़ी है कश्मीर। ठीक है। अच्छा, फिरदौस मीम नकवी साहब, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। आपके जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी तो जुमे के जुमे कश्मीर पे बात होती थी, इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीर करते थे, लेकिन क्या सिर्फ 5 फरवरी का दिन मना लेने से जो कश्मीरी हैं उनके साथ हमारी यकजहती का इजहार काफ़ी है, या हमें कुछ मज़ीद भी करना चाहिए? मेरे ख्याल से टोटली इनसफिशिएंट है। जो इस स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है, पहली चीज़ ये, द रीज़न फॉर क्रिएटिंग द 2 नेशंस को पाकिस्तान को वाज़े तौर पे ये साबित करना है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली वाइबल इंडिपेंडेंट पाकिस्तान होगा तो कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। जब तक ये नहीं कर सकेंगे तो जो पाकिस्तान में और कश्मीर की स्ट्रगल के अंदर सबसे बड़ा नुकसान वो जो पहुंचा है, वो मल्टीलैटरल से बायलैटरल डिस्प्यूट करवाने का में जिन लोगों का हाथ है, उनका है। इस हवाले से जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है कश्मीर के मामले से, क्योंकि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत आती है तो वो मुस्तहकम हुकूमत ही आलमी सतह पे कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में पेश कर सकती है। और अगर 8 फरवरी के बाद कोई एक मुस्तहकम हुकूमत, तो इनडायरेक्टली कश्मीरियों को नुकसान होगा। हमें उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो मसला कश्मीर को बड़े मौसर तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाएगी। और मैं कादिर मंदोखेल साहब का, हसन साबिर साहब का और जनाब फिरदौस मीम नकवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।